तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 439 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची जो होता है वो जुएर से मिलने के लिए उनके फैंक्शन विलेज में आता है। तो वहां पर आने के बाद से पता चलता है कि वो अपनी कॉटेज के अंदर बैठी हुई है और पिछले कई दिनों से वो अपने घर से निकली ही नहीं और अपने रूम के अंदर ही बांधा रोती रहती है। तो हमारा जुंची जो होता है फाइनली उसके रूम के अंदर चला जाता है। जब उसके रूम में जाता है और उसे कहता है कि फेरी तुम कहाँ पर हो, तो वो उसे देखते ही फिर से रोना शुरू कर देती है और कहती है ब्रदर जुंची प्लीज मुझे माफ कर दो। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे किस बात की माफी मांग रही हो, मुझे लगता है कि माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए क्योंकि मैं तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। फिर इस बात से और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि जी आप क्या कह रहे हो, मेरी वजह से आपकी बेटी वुजिन के साथ बहुत ही बुरा हुआ, मेरी वजह से वो बेचारी अब दोबारा कभी कल्टीवेट नहीं कर सकती और बिस्तर के ऊपर पड़ी है। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि तुम्हें और परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे उसके इसको ठीक करने का एक रास्ता मिल गया है, इसलिए प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा किया। तो वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या वाकई में आप यहाँ पर उसको ठीक कर सकते हैं, क्या उसकी परफॉर्म पावर उसे वापस मिल जाएगी। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि हाँ मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है, मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं उसकी एनर्जी को उसे वापस दिला सकता हूं और बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। इसलिए तुम यहाँ पर अगर चाहो तो तुम मेरे साथ वापस आ सकते हो, तुम मेरे साथ मेरे घर वापस चलो। जुंची उसे अपने साथ वापस जाने के लिए मना लेता है। तो वो उसे कहती है क्या वाकई में मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तुम्हारा जुंची कहता है हाँ क्यों नहीं, जब तक तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो। चलो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। और वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो वहां पर उन्हें बाहर आने के बाद पता चलता है कि उनकी जो पूरी फैंक्शन विलेज था उसके इर्द गिर्द जो एक वॉल थी, यानी कि एक प्रोटेक्शन बैरियर था जो कि फिनिक्स गार्ड ने उनके पूरे के पूरे एरिया के इर्द गिर्द यहाँ पर बनाया हुआ था ताकि इनको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती रहे, लेकिन वो अचानक से खत्म हो जाता है। तो मास्टर ऑफ फैंक्शन जो होते हैं वो बाहर खड़े होते हैं और वो लोग सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अचानक से क्या हो गया, हमारे फिनिक्स गार्ड ने यहाँ पर उस बैरियर को क्यों हटा दिया है। तो जुएर कहती है कि मुझे लगता है कि मास्टर ऑफ फैंक्शन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि जुंची जो है उसकी पावर उसे वापस मिल गई है, लेकिन ये उनसे बहुत ज्यादा नाराज है इसी वजह से। तो मां जुंची कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी वजह से यहाँ पर गुस्सा है क्योंकि मैंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया था, उसने यहाँ पर मेरी इजाजत के बिना मेरी बेटी की पावर्स मेरी बॉडी के अंदर डाल दी थी। उसी के साथ एक और लड़का बाहर से भागता हुआ वहां पर आता है और कहता है कि विलेज चीफ एक बहुत ही बुरी खबर है, आपको पता है कि हमारे गिर्द हमारे गांव के पास जो बैरियर था वो खत्म हो चुका है और हमारे गांव के अंदर बहुत सारे बीस्ट घुस आए हैं, बीस्ट जो कि बिजर्क हो चुके हैं और वो पागलों की तरह यहाँ पर वहां पर अटैक कर रहे हैं। विलेज चीफ जो होता है वो उनसे कहता है क्या बीस्ट ने अटैक कर दिया, वो भी इस वक्त हमें यहाँ पर उनसे फाइट करनी होगी, हमें वापस जाकर उनसे फाइट करनी पड़ेगी। जबकि उसका साथी उसे कहता है कि हमारे बहुत सारे लोग पहले बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं क्योंकि वहां पर एक तो नहीं बल्कि बहुत सारे बीस्ट है, सारे के सारे मिस्टीरियस बीस्ट जो है वो पागल हो चुके हैं, पागलों की तरह अटैक कर रहे हैं। विलेज चीफ उसे कहता है कि तो मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर देता हूँ जितने भी यंग और जितने भी हेल्दी लोग हैं उन सभी लोगों को कहो कि फाइट के लिए रेडी हो जाए, हम उन सभी मिस्टीरियस बीस्ट को यहाँ पर अपने गांव से बाहर निकालेंगे। अब हमारे ऊपर यहाँ पर फिनिक्स गार्ड का बैरियर नहीं है जो हमें प्रोटेक्शन दे सके, इसी वजह से हमें खुद यहाँ पर फाइट करनी होगी। तुम्हारा जुंची उनसे कहता है कि सर रुको, मुझे लगता है कि तुम्हारा फिनिक्स गार्ड जो है वो मेरी वजह से तुमसे नाराज हुआ है, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा। तो विलेज चीफ उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम यहाँ पर फिर से रिस्क लेना चाहते हो जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कोई भी परफॉर्म पावर नहीं है। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे किसी भी गांव वाले को नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा, सभी को वापस बुला लो, सभी की प्रोटेक्शन का जिम्मा मेरा है। जबकि विलेज चीफ उसे कहता है कि जिनिया प्लीज इसे यहाँ से लेकर चली जाओ, तुम जहाँ पर से इसे लेकर जाओ क्योंकि इसकी जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जबकि हमारा जुंची इसी के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि लगता है कि शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं है कि मेरी पावर्स वापस आ गई हैं। और इसी के साथ हमारा जुंची उसे कहता है कि मैं गया और आया, और इसी के साथ हमारा जुंची जो होता है वो जल्दी से ऊपर जाता है और जाकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही तेज व्हाइट कलर की रोशनी निकलती है। उस व्हाइट कलर की रोशनी की वजह से वहां पर जितने बीस्ट जो होते हैं बेजर्क हो चुके होते हैं वो सारे के सारे बीस्ट फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। ये देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या जुंची की परफॉर्म पावर तो वापस आ गई, लेकिन ये किस किस्म की पावर, आज तक हमने यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट के ऊपर इस तरह की पावर किसी के पास भी नहीं देखी। तो जुंची वापस आ जाता है। तो चीफ उसे कहता है कि ये कौन सी पावर थी जुंची, आज तुम हो कौन। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि मैं वही हूँ लेकिन मेरी परफॉर्म पावर चली गई थी। तुम्हारा जुंची उन लोगों को बताता है कि मुझे लगता है किसी मिस्टीरियस डार्क एनर्जी की वजह से ये सारे के सारे बीस्ट जो थे जो कि नॉर्मल यहीं के रहने वाले बीस्ट थे ये बिजर्क हो गए थे, लेकिन मैंने अपनी व्हाइट एनर्जी के साथ इन सभी लोगों को यहाँ पर प्योर कर दिया जिसकी वजह से अब ये दोबारा इस तरह से मिस्टीरियसली बिहेव नहीं करेंगे, ना ही बिजर्क होने वाले हैं। तो जुएर से कहती है कि अगर फ्यूचर में यहाँ पर कोई और बीस्ट आ जाता है जो किसी तरह से बिजर्क होकर हमारे गांव पर अटैक करता है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। जुंची उसे कहता है कि जितने बीस्ट यहाँ पर मेरी एनर्जी के साथ इफेक्टेड हुए हैं, जिनकी बॉडी के अंदर मेरी एनर्जी चली गई है, वो लोग दोबारा यहाँ पर इस तरह से इफेक्टेड नहीं होने वाले और दोबारा बिजर्क नहीं होंगे। लेकिन साथ ही वो उसे कहती है लेकिन मैं यहाँ पर अपने गांव को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हूँ, जब मैं यहाँ पर से चली जाऊंगी और उसके पीछे यहाँ पर कुछ हो गया और फिनिक्स गार्ड भी तो यहाँ पर नहीं है जो कि मैं प्रोटेक्शन दे सके, तो फिर इन सभी गांव वालों का क्या होगा। तुम्हारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ पर एक और बात याद आई। और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बैरियर क्रिएट करता हूँ। तुम्हारा जुंची जो होता है वहां पर ऊपर चला जाता है, ऊपर हवा में जाने के बाद वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे उनके पूरे का पूरा गाँव जो होता है उस बैरियर के अंडर आ जाता है
और बैरियर जो होता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये देखने के बाद सभी गांव वाले कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या जुंची यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर रहा है। तो वो चीफ से पूछते हैं, चीफ क्या ये हमारा नया गार्ड है, क्या ये अब से हमारा नया गार्ड बनने वाला है कि हम लोग आज के बाद इसकी पूजा करेंगे। तो उसके चीफ से कहते हैं कि नहीं, ये गार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसकी पावर्स गार्ड के जैसी ही है, लेकिन हम लोग इसकी पूजा तो नहीं कर सकते। तुम्हारा जुंची नीचे उतरता है, नीचे आने के बाद से कहता है कि मैंने एक बैरियर क्रिएट कर दिया, हर 200 साल के बाद मैं यहाँ पर आकर इस बैरियर को दोबारा से रिफ्रेश कर दूंगा ताकि ये बना रहे और तुम्हें यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसका मतलब यह है कि अगले 200 साल तक तुम और तुम्हारे जितनी भी आने वाली जनरेशन है वो सारी की सारी इस बैरियर की वजह से सेफ रहेंगी, क्योंकि ये बैरियर अपने आप यहाँ पर टिका रहेगा। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम यहाँ पर से जुएर को लेकर जा सकते हो। तो जुएर से कहते हैं कि हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। तुम्हारा जुंची से कहता है कि हम लोग यहाँ पर से अपने घर वापस जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक और जगह पर जाना है, मुझे कैंगशुई आइलैंड के ऊपर जाना है जहाँ पर एक मिस्टीरियस केव है, मुझे उसको विजिट करना है। तो वो उसे कहते हैं लेकिन हम लोग वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। तो वो कहता है वहीं पर जाकर पता चलेगा। और माया जुंची उसे पकड़ता है, वहाँ पर से लेकर सीधा उस क्लिफ के ऊपर चला जाता है। उस क्लिफ के ऊपर पहुंचने के बाद माया जुंची वहाँ पर नीचे देखता है तो वहाँ पर से वाकई में बहुत ही पावरफुल डार्क एनर्जी निकल रही होती है। तो वो उसे कहती है कि ये कौन सी जगह और जहाँ पर इस क्लिफ के अंदर से इतनी खतरनाक एनर्जी क्यों निकल रही है। तो माया जुंची कहता है कि एक बार मैं इस जगह के अंदर गिर गया था और उसके बाद मुझे यहाँ पर से काफी फॉर्चून मिली थी और मुझे यहाँ पर काफी डार्क एनर्जी भी पता चली थी। मुझे लगता है कि मुझे नीचे जाकर ही पता करना होगा, क्योंकि जितने बज़र्ग बीस्ट हैं उन सभी की डार्क एनर्जी इस डार्क एनर्जी के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो जुएर उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ वहां पर नीचे चल सकती हूँ, लगता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो जुंजी कहता है नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, मैं खतरे वाली जगह पर तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। और माया जुंची खुद वहां पर उस क्लिफ से नीचे छलांग लगा देता है। तो वहां पर नीचे उतरने के बाद जैसे वो लैंडिंग करता है तो बीस्ट जो होते हैं वो सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और सभी वहां पर बज़र्ग बीस्ट होते हैं, सभी डार्क एनर्जी के साथ इफेक्टेड होते हैं। माया जुंची कहता है कि एक लंबे वक्त के बाद मैं यहाँ पर से दोबारा आया हूँ। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था जहाँ पर से मुझे काफी कुछ मिला था, लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले में और भी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी यहाँ पर से फ्लो कर रही है। और साथ ही माया जुंची वहां पर आगे बढ़ता है जहां पर वहां पर बहुत सारे फ्लावर लगे होते हैं और सारे के सारे फ्लावर्स के बीच से वो आगे बढ़ता है और वहीं पर उसके सामने वो लड़की अपीयर होती है। ये स्पिरिट जो है यहाँ पर इन फ्लावर्स की गार्डियन स्पिरिट है। और लास्ट टाइम जब जुंची यहाँ पर आया था तब भी ये गार्डियन स्पिरिट इसके सामने अपीयर हुई थी। तो जुंची कहता है कि हम लोग यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 439 का एंड हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुंची को फिर से यहाँ पर से कोई फॉर्चून मिलने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 440 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची जो था उस क्लिफ से नीचे छलांग लगाता है जहां पर पहले भी वो एक बार जा चुका है। वहां पर नीचे जाने के बाद उसे फिर से वही लड़की दिखाई देती है जो कि उन डबरा फ्लावर्स के बीच में होती है और वो वहां पर उसके सामने अपीयर होती है। तो उसे कहता है कि हम लोग दोबारा यहाँ पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन वो लड़की पहले भी उससे कोई बात नहीं करती थी और आज भी यहाँ पर उससे कोई बात नहीं करती। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर 6 साल हो चुके हैं, 6 साल के बाद मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी तुमसे कहा था कि तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा, लेकिन नहीं पाया, लगता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। फिर साथ ही उसे कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही जरूरी काम करने के लिए बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाया। 6 साल पहले तुमने यहाँ पर मुझे डार्क सीड की पावर दी थी जिसकी मदद से मैंने यांटियान वेंटियान को हरा पाया था और अब यहाँ पर फिर से मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी है। उस वक्त तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई थी जिसके साथ मैंने पूरी दुनिया को बचा लिया था, लेकिन असल में तो यहाँ पर असली बेनिफैक्टर तुम। और साथ ही उसे कहता है कि तुमने मुझे अपने पास से कुडम्बरा फ्लावर भी दिया था जिसकी मदद से मैंने अपनी मास्टर की मदद की थी। मां जुंची से कहता है कि लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पर आया था उस वक्त भी तुम यहीं पर थी और आज जब मैं यहाँ पर वापस आया तुम अभी भी यहीं पर हो। तो तुम्हारी इस हालत को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस एरिया को छोड़कर नहीं जा सकते और स्पेशली तुम सिर्फ और सिर्फ इन फ्लावर्स वाले एरिया के अंदर ही रह सकती हो, तुम इससे भी ज्यादा बाहर नहीं निकल सकती, यानी कि तुम डार्क शैडोज वाले एरिया में नहीं जा सकती। तो वो उसकी बात सुनने के बाद आंखें से सर हिलाती है। तुम्हारा जुंची जो होता है उस बात को समझ आता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से तुम यहाँ पर अकेली रह रही हो और यहाँ पर अकेले रहकर तुम काफी ज्यादा उदास हो गई होगी और ये बहुत ज्यादा उदास करने वाली बात है कि आप यहाँ पर अकेले रहते हो और आपके पास कोई भी ना हो। जुंची उसे कहता है कि 6 साल पहले मैंने तुम्हें अपना नाम बताया था कि मेरा नाम जुंची है, लेकिन तुमने मुझे आज तक अपना नाम नहीं बताया, तो क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो उसे आगे से इशारा करती है जैसे उसका कोई नाम ही नहीं है। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर इस डार्क जगह के ऊपर रहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक प्यारा सा नाम देता हूँ, मैं तुम्हें आज के बाद से यहाँ पर जुएर कहूंगा। तो क्या तुम्हें तुम्हारा ये नया नाम पसंद आया। तो वो इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है जब किसी के साथ मेरा जुंची को वहां पर अपना पास याद आता है। लास्ट टाइम जब उसे होंगेर मिली थी तो होंगेर को भी उसने वहां पर एक नाम दिया था, वो लड़की जो कि वहां पर तलवारों को खाती थी, जो कि उसकी स्पेशल स्पिरिट थी और उसकी तलवार की स्पिरिट भी थी और उसको उसने होंगियर का नाम दिया था। और वो अपना नाम सुनने के बाद उस दिन बहुत ज्यादा खुश हुई थी। मां शुंची जो होता है सेम बात को यहाँ पर याद कर रहा होता है। शुंची जो होता है वो जुएर से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उस लड़की को जानती हो, वो लड़की जिसे मैं होंगियर कहता था और लास्ट टाइम वो मेरे साथ ही यहाँ पर आई थी, क्या तुम उसको जानती हो। तो वो उसे कहती है कि नहीं, मैं उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हालांकि होंगियर की शक्ल इस लड़की से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम है। शुंची कहता है कि जब मेरी मास्टर मोली
जहाँ पर से चली गई थी जाने से पहले उसने मुझे कहा था कि मुझे होंगियर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा, लेकिन अफसोस कि मैं उसका ध्यान भी नहीं रख पाया। मेरे मरने के बाद मैं रीइंकार्नेट तो हो गया हूँ, लेकिन अफसोस कि वो बेचारी रीइंकार्नेट नहीं हो पाई, वो मेरे साथ यहाँ पर वापस नहीं आ पाई। मेरे आसपास कितने सारे लोग थे जो लोग मेरे पास से चले गए, मैं उन सभी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन एक एक करते वो सभी लोग मुझसे चले गए। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया था और मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी अनहैप्पी स्टोरी सुनाना शुरू कर दी। मैं यहाँ पर तुमसे इस बारे में बात करने वाला था कि तुम यहाँ पर होंगियर से कितनी ज्यादा सिमिलर दिखती हो, तुम बिल्कुल उसके जैसी दिखती हो। और इसी के साथ उसकी बात सुनने के बाद ज्वेट जो होती है वो आगे बढ़ती है। वहां पर पहले उसे कुछ कहने लगती है, लेकिन क्योंकि वो बात नहीं कर सकती, इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है, जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तो होंगियर हमारे जुंची का हाथ पकड़ती है, उसे लेकर ऊपर हवा में उड़ती है और इसी के साथ उसके हाथ के ऊपर एक तलवार का निशान एक्टिवेट हो जाता है और इसी के साथ ही ज्वेट को वहां पर एक झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि ज्वेट क्या तुम ठीक हो? वो उसे वहां पर हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ उसके हाथ के ऊपर जो निशान होता है वो अपने निशान की तरफ देखता है कि उसके हाथ के ऊपर जो तलवार का निशान होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, चमकना शुरू हो जाता है। तुम्हारा जुंची इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है कि मेरे हाथ के ऊपर ये स्वर्ड सील जो है तो होंगियर की स्वर्ड है, ये तो होंगियर की स्वर्ड सील है, लेकिन ये मेरे हाथ के ऊपर निशान कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा था कि वो मेरे साथ रीइंकार्नेशन में नहीं आई। और इसी के साथ उसे वहां पर सलवार के अंदर होंगियर दिखाई देती है, जब किसी के साथ हीलिंग भी बाहर निकल आती है और उसे कहती है कि मास्टर मुझे लगता है कि होंगियर बिल्कुल ठीक है, वो रेजरेक्ट हो गई है, यानी कि वो यहाँ पर आपके पास दोबारा से वापस आ गई है। जुंची कहता है मुझे लगता है कि ज्वेट ने यहाँ पर अपनी पावर्स के साथ होंगियर को दोबारा से जिंदा किया, उसे दोबारा से रेजरेक्ट किया है। तो हीलिंग उसे कहती है लेकिन इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, मुझे लगता है कि दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। साथ ही हीलिंग वहां पर उसे पूछती है कि ये लड़की यहाँ पर से बाहर भी नहीं जा सकती और ऊपर से यहाँ पर इतना ज्यादा डार्क हो रहा क्यों है, ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है? साथ ही हीलिंग उसे कहती है कि मास्टर आपके पास यहाँ पर पावर ऑफ लाइट है। पावर ऑफ लाइट होने का मतलब यह है कि आप यहाँ पर डार्क पावर से बहुत ज्यादा ऑपोजिट है, तो फिर आप इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हैं? आपको तो यहाँ पर इस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे एक सीक्रेट के बारे में नहीं पता, और साथ ही उसे वहां पर डार्कनेस की पावर दिखाता है और उसे कहता है कि मेरे पास डार्कनेस की पावर भी है। तो हीलिंग कहती है कि आप मास्टर आपके पास यहाँ पर डार्कनेस की पावर है और मुझे यहाँ पर इस बारे में क्यों नहीं पता था? तुम्हारा जुंची उसे कहता है क्योंकि मैंने आज से पहले तुम्हें इस बारे में बताया नहीं, ये एक बहुत ही खतरनाक पावर है, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाएगी, इसी वजह से तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना होगा, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पर डार्कनेस की पावर है। मैं चाहता हूँ अगर हम लोग यहाँ पर से वापस कभी गार्ड्स की राम में ड्रैगन गार्ड राम में पहुंच जाए तो वहां पर जाने के बाद तुम शेंजी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं मास्टर, अब जबकि मैंने जहाँ पर आपको अपना मास्टर मान लिया है तो मैं आपसे वफादार और मैं जहाँ पर आपके राज किसी को भी नहीं बताने वाली, चाहे वो मेरी पुरानी मास्टर ही क्यों ना हो। जुंची से कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर मेरे सामने अपनी वफादारी को साबित किया है तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर तुमसे दोबारा एक वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पूरे रॉयल क्लैन को जिन लोगों ने बर्बाद किया था, मैं इस गार्ड राम को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगा। जुंची से कहता है कि जिससे तुम नफरत करती हो अब आज के बाद उससे मैं भी नफरत करता हूँ। तो हीलिंग उसे कहते हैं कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ ही ज्वेट को फिर से वहां पर होश आ जाती है। तुम्हारा जुंची आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ज्वेट तुम्हें होश आ गई, बताओ जहां पर हुआ क्या था? और इसी के साथ ही ज्वेट जो होती है वहां पर हवा में उड़ना स्टार्ट करती है और उसके सामने उठकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया होंगियर को वापस लेकर आने के लिए, मुझे लगता है कि तुम्हारा होंगियर के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, तुम उसे जानती हो। जुंची उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर हो, हमें इस बारे में बता नहीं पाओगी, लेकिन इस बार मैं तुमसे यहाँ पर से वादा करके जाऊंगा कि मैं दोबारा तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं 1 महीने के बाद तुमसे यहाँ पर दोबारा मिलने के लिए आता रहूं ताकि तुम यहाँ पर बिल्कुल अकेली ना हो। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर से वापस जाना होगा। और इसी के साथ ही वो जाने लगता है तो वो उसका पल्लू पकड़ती है और उसे वहीं पर रोक लेती है। तुम्हारा जुंची उसे कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं वादा करके जाऊंगा कि अगली बार मैं बहुत ही जल्दी तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। साथ ही वो हीलिंग से कहता है कि हीलिंग हमारे जाने का वक्त हो गया, और वो दोनों वहां पर से बाहर निकल आते हैं। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन ड्रैगन गार्ड राम का दिखाया जाता है, जहां पर ड्रैगन क्वीन जो होती है उसका बेटा उससे पूछता है मदर क्या हमारी ड्रैगन रेस दुनिया की सबसे पावरफुल ड्रैगन रेस है, यानी सबसे पावरफुल रेस है? तो उसकी मॉम से बताती है कि हम ड्रैगन्स जो है बहुत ज्यादा सेक्रेट हैं, हमारे ड्रैगन्स की ब्लड लाइन जो है जो बाकी की सभी जितनी ब्लड लाइन्स उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर हमें गार्ड की तरह मानते हैं और हमारी फैमिली की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। उसका बेबी उससे पूछता है कि मदर तो फिर मेरे फादर जो है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे ना, वो तो एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन गार्ड होंगे। तो उसकी मदर उसे बताती है नहीं, तुम्हारे डैड जो है वो एक आम इंसान है जो कि लोअर दुनिया से यहाँ पर आए थे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैड जो है ड्रैगन रेस से भी ज्यादा बेहतर है, वो इनसे भी ज्यादा महान और बहुत ज्यादा पावरफुल है। बेबी उसे कहता है तो फिर मैं अपने डैड से कब मिल पाऊंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे डैड कितने ज्यादा औसम है। तो उसकी मदर उसे कहती है कि बहुत ही जल्दी, सिर्फ 7 साल बचे हैं, 7 साल के बाद तुम यहाँ पर इस दुनिया में आ जाओगे और उसके बाद से तुम अपने डैड से मिल पाओगे। तो उसका बेबी उसे कहता है कि अब तो मैं यहाँ पर और भी जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं अपने डैड से मिलूंगा। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि हाँ तुम्हारे डैड वाकई में बहुत ज्यादा औसम है, तुम्हारे डैड की वजह से सिर्फ और सिर्फ 7 साल और रह गए और उसके बाद मैं इस सीक्रेट फॉरबिडन एरिया को छोड़कर निकल सकती हूँ, मैं यहाँ पर से आजाद हो जाऊंगी और तुम भी यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर से आजाद हो जाओगे। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 440 का
एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 441 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ड्रैगन क्वीन जो होती है वो अपने बेबी को बता रही होती है कि सिर्फ 7 साल और रह गए और उसके बाद हम यहाँ पर से आजाद हो जाएंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उसका बेबी पूछता है क्या वाकई में 7 साल के बाद आप मुझे फादर के पास लेकर जाएंगे और मैं फादर को देख पाऊंगा। तो उसकी मदर उसे कहती है कि हाँ मेरे बच्चे, तुम अपने डैड को देख पाओगे और तुम देखोगे तुम्हारे डैड जो है वो कितने महान इंसान है। इसी के साथ उन्हें वहां पर ड्रैगन एम्पर दिखाई देते हैं। तो ड्रैगन एम्पर जो होते हैं वहां पर उसके सामने लैंडिंग करते हैं। तो ड्रैगन क्वीन उसे कहती है कि तुम जहां पर इतनी बुरी हालत में क्यों हो, लगता है कि तुम जहां पर ईस्टर्न गार्ड टेरिटरी से वापस आए हो, क्या वहां पर कुछ बुरा हुआ है। तो ड्रैगन गार्ड उसे कहते हैं कि हाँ वहां पर काफी कुछ बड़ा हुआ है। क्या तुम्हें पता है कि 3 साल पहले यहाँ पर एक जानशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि गार्ड बैटलिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हम लोगों ने 1000 नए डिसिपल्स को चूज किया था और उन्हें वहां पर ट्रेनिंग के लिए भेजा था। सभी को इटर्नल स्काई पर्ल के अंदर भेजा गया था जहां पर से वो कल्टीवेट करके वापस आ सके और सभी लोग अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करके अब वापस आ रहे हैं। ड्रैगन क्वीन उसे कहते हैं तो फिर क्या क्या उनमें से कोई यहाँ पर हायर लेवल तक पहुंच पाया या नहीं। ड्रैगन गार्ड उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, रिजल्ट्स तो वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाले थे। उनमें से टोटल जो थे वो 19 डिवाइन मास्टर्स लेवल तक पहुंच पाए हैं, जबकि उनमें से 700 जो है वो मिड डिवाइन लेवल तक पहुंच पाए हैं। तो ड्रैगन क्वीन उसे कहते हैं कि इसका मतलब यह कि इटर्नल स्काई पर्ल ने यहाँ पर अपना काम पूरा किया है और उन सभी बच्चों को यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल बनाकर वापस भेजा है। स्टार गार्ड के लोग हमेशा इस तरह की अगर पावर उनके पास होती तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए यूज करते क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं। तो ड्रैगन गार्ड उसे कहते हैं हाँ ये बात वाकई में सच है, सिर्फ और सिर्फ स्काई गार्ड के लोग ही ऐसे हैं जिनके एम्बिशंस ऐसे हैं कि वो दूसरों को ट्रेन करना चाहते हैं और दूसरों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ड्रैगन गार्ड से कहता है कि हालांकि हम लोगों ने यहाँ पर जितने नए बच्चे प्रोड्यूस किया वो सारे के सारे डिवाइन राम में हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने यहाँ पर इवल इन्फेंट बेबी की वजह से जितना नुकसान झेला है वो इससे भी बहुत ज्यादा है। और अगर यहाँ पर अभी वो जो ब्लैक आउट हो जाता है, यानी कि वो क्रिम्सन लाइट जो है वो क्रैक जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है और वहां पर से जो बहुत ही पावरफुल डार्क एनर्जी है वो निकल आती है, तो मुझे नहीं लगता कि स्काई गार्ड राम उनके सामने टिक पाएगी। तो ड्रैगन क्वीन उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि इटर्नल स्काई गार्ड राम के जो लोग थे वो लोग यहाँ पर सिर्फ इसी मकसद के लिए उन्होंने 1000 बच्चों को इटर्नल स्काई पर्ल के अंदर भेजा था ताकि वो लोग यहाँ पर कोई ऐसा मिरेकल क्रिएट कर सके जैसे कि जुंची था। जुंची की तरह कोई बहुत ही पावरफुल इंसान वहां पर से निकल आया और उनको यहाँ पर इस कैटास्ट्रोफी से बचा सके। ड्रैगन गार्ड उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब तो जुंची भी मर चुका है। तो वो उसे कहती है कि मुझे ये बताओ कि जिन लोगों ने वहां पर कल्टीवेट किया है क्या उनमें से कोई ऐसा है जिसकी कल्टीवेशन लेवल जुंची से भी ज्यादा हायर हो। तो ड्रैगन गार्ड उसे कहते हैं कि हाँ उन डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल ऐसा है जो कि इस वक्त गार्ड राम के 7th लेवल पर है। तो ये बात सुनने के बाद ड्रैगन क्वीन भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या 7th लेवल पर ऐसा कैसे हो सकता है। ड्रैगन गार्ड उसे कहता है कि हाँ मैं भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हुआ था, पिछले 3000 साल से यहाँ पर कोई भी 7th लेवल तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इस बार यहाँ पर एक डिसाइपल ऐसा है जो कि 7th लेवल तक पहुंच पाया है। ड्रैगन गार्ड उसे कहता है कि लास्ट टाइम जब मैं उस गार्ड कॉन्फ्रेंस को देखने के लिए गया था उस कंपटीशन के दौरान मास्टर टियानशान ने मुझसे एक बात की थी। मास्टर ने कहा था कि इस बार जितने भी टैलेंट्स पैदा हुए हैं वो सारे के सारे इस कैलेमिटी को रोकने के लिए पैदा हुए हैं। ये किस्मत का खेल है कि यहाँ पर वो क्रैक्स जो है बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही हमारे पास कुछ टैलेंटेड जीनियस आ रहे हैं जो कि उसको रोकने के काबिल हैं। तो ड्रैगन क्वीन उसे कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि ये बात तो वाकई में सच है, ये सारे के सारे बच्चे जो हैं ये उसी कैलेमिटी के रिस्पॉन्स में यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। तो ड्रैगन गार्ड उसे कहता है कि हाँ ऐसी ही बात है और इसी के साथ ड्रैगन क्वीन उसे कहती है मैं चाहती हूँ कि जब यहाँ पर वो क्रैक्स ओपन होंगे और वहां पर से क्रिम्सन रेड कलर की एनर्जी निकलेगी और वहां पर से डार्क डेविल्स निकलेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर उनकी मदद करो, तुम्हें उनकी मदद करनी होगी, दूर खड़े रहकर तमाशा मत देखते रहना। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए जरूर जाऊंगा। तुम्हें पता है कि हम ड्रैगन्स जो हैं ये हमेशा दूसरों की मदद में बिलीव करते हैं, यहाँ पर किसी को भी ये सब कुछ अकेले बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। एक ड्रैगन गार्ड होने के नाते मैं यहाँ पर दूसरी राम्स की भी रक्षा करने का उत्तरदायित्व संभालता हूँ। ड्रैगन क्वीन इसी के साथ ही पीछे मुड़ जाती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा और कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है और तुम्हें जाकर तैयारी करनी चाहिए। जाओ जाकर तैयारी करो क्योंकि तुम एक ड्रैगन गार्ड और तुम्हें यहाँ पर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए बल्कि तैयारी करनी चाहिए। ड्रैगन गार्ड उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही उसे कहते हैं तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं जाकर अपनी तैयारी करता हूँ क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर फाइट हो सकती है। और इसी के साथ ही ड्रैगन गार्ड जो होते हैं वहां पर से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले वो उसे कहते हैं कि ड्रैगन क्वीन तुम्हें पता है कि कितने सालों से मैंने यहाँ पर तुम्हारी ब्यूटी को नहीं देखा और आज मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ पर अपना कवर हटाकर मुझे दिखाओगी? पता नहीं यहाँ पर कवर का मतलब कपड़े है या फिर क्या कह रहे हैं। ड्रैगन क्वीन उसे कहते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि जब वक्त सही आएगा उस वक्त मैं तुम्हें ये सब कुछ दिखाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वक्त ठीक नहीं है। तो ड्रैगन गार्ड इसी के साथ पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है कि तुम हमेशा
ऐसा ही करती है और इसी के साथ ही उसे कहता है ठीक है मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है इसी के साथ ही ड्रैगन किंग को वहां पर एक प्रेजेंस महसूस होती है। तो वो गुस्से के साथ चिल्लाकर कहते हैं कि यहाँ पर कौन है, तुम्हारे अलावा यहाँ पर कौन है। तो शेंजी उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, मेरे अलावा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसी के साथ ही ड्रैगन किंग वहां पर नीचे उतर आते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर किसी दूसरे का ऑरा महसूस हुआ है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो यहाँ पर इस फॉरबिडन एरिया के अंदर आया है जहाँ पर मेरी ड्रैगन क्वीन रहती है। आखिर कौन ऐसा जो यहाँ पर आकर रह सकता है, मैं उसे ढूंढूंगा और उसके बाद उसे तब तक मारूंगा जब तक कि उसकी सारी की सारी रीइंकार्नेशंस भी पूरी नहीं हो जाती। ये बात सुनने के बाद ड्रैगन क्वीन उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आसपास देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे इस बात को नहीं छुपाऊंगी, असल में जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर है, असल में मेरे पेट में एक बच्चा है। तो ये बात सुनने के बाद ड्रैगन गार्ड बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और चिल्लाकर उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। ड्रैगन क्वीन उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर जिसकी ब्रेथ को महसूस किया वो एक बच्चे की ब्रेथ है, मेरे पेट में एक बच्चा है, मैं माँ बनने वाली हूँ, इसी वजह से तुम्हें मेरी बात के ऊपर भरोसा करना होगा, मेरे पेट में वाकई में एक बच्चा है। ड्रैगन किंग बेचारे को तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो बेचारा तो यहाँ पर पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर इससे प्यार करता है और इससे शादी करने के सपने देख रहा है, लेकिन इसने पहले किसी के साथ रंगरलियां मना ली है जिसकी वजह से अब ड्रैगन गार्ड बेचारा बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला है। तो ड्रैगन क्वीन उसे कहती है तुम्हें कितनी बार यहाँ पर तुमसे कहा है कि हम दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वैसा कभी नहीं हो सकता जैसा तुम चाहते हो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब पहली बार मैंने तुम्हारी जान बचाई थी उस दिन के बाद से तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन हम दोनों के दरमियान में ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ड्रैगन किंग उसे कहता है कि लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये बच्चा किसका है, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या है, अगर मैं नहीं तो फिर कौन था। ड्रैगन क्वीन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सवाल का जवाब पहले से पता है कि तुम उसकी प्रेजेंस को महसूस कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर जुंची की प्रेजेंस को महसूस कर रहा हूँ। अब ये मत कहना कि तुमने एक जूनियर डिसाइपल के साथ यहाँ पर वो सब कुछ किया और उसके तुम्हारे पेट में उसका बच्चा है। तो वो कहती है हाँ मेरे पेट में जुंची का बच्चा है। और ये बात करने के बाद ड्रैगन गार्ड जो होता है वो चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम जुंची के साथ ये कैसे कर सकती हो। तो ड्रैगन क्वीन उसे कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं जो कुछ भी करती हूँ सब में तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं है, मैं जो भी करना चाहती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ और मैं यहाँ पर पिछले 3 लाख साल से सिर्फ और सिर्फ इस फॉरबिडन जगह में तुम्हारी वजह से फंसी हुई हूँ। 3 लाख साल में तुमने यहाँ पर बहुत कुछ अचीव किया, तुम एक ड्रैगन गार्ड बन चुके हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो देखो इस वक्त किस तरह से काम कर रहा है। तुम यहाँ पर मेरे बारे में इस तरह कैसे सोच सकते हो, चाहे यहाँ पर 3 लाख साल चाहे यहाँ पर 50 लाख साल ही क्यों ना गुजर जाए, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम मेरे बारे में गलत सोचते हो, मैं कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती और ना ही कभी तुमसे शादी करूंगी। फिर तुम यहाँ पर मेरे बारे में इस तरह की सोच रखकर क्यों बैठे हो कि मैं किसी दूसरे के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती। डीमन किंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात को समझता हूँ, मैं समझता हूँ पिछले 3 लाख साल से कभी मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता और ना ही यहाँ पर इस दुनिया का कोई और मर्द तुम्हें डिजर्व करता है। लेकिन जुंची वो तो सिर्फ और सिर्फ एक जूनियर डिसाइपल है, मेरे मुकाबले में वो बहुत ज्यादा छोटा है, हालांकि वो तुम्हारे मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटा है, फिर तुमने उसे क्यों चूज किया। ड्रैगन क्वीन उसे कहते हैं कि मैं पहले भी यहाँ पर तुम्हें ये बात बता चुकी हूँ कि जो भी मैं चाहती हूँ उस हिसाब से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं किसके साथ क्या करती हूँ इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात से ड्रैगन किंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहते हैं कि दुनिया की नजर में तुम ड्रैगन क्वीन हो, मैंने यहाँ पर दुनिया को बता रखा है कि ड्रैगन क्वीन फॉरबिडन जोन में है और तुम यहाँ पर किसी दूसरे के साथ अपना मुंह काला करवा लो, तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर दुनिया को इस बारे में पता चला तो मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट होने वाली है। और इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और गुस्से की वजह से उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो वहां पर क्या कर रहे हैं, उनकी पावर्स रिलीज होती हैं। ड्रैगन क्वीन भी वहां पर आगे से गुस्सा हो जाती है और पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे और कुछ भी बहस नहीं करनी, जहां से चले जाओ और दोबारा कभी यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। जैसे ड्रैगन क्वीन उसे ये बात करती है तो इसी बात से ड्रैगन किंग जो होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जब वो गुस्सा हो जाते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं और उसके पेट के ऊपर एक जबरदस्त पंच दे मारते हैं क्योंकि वो ड्रैगन गार्ड है, इसी वजह से उनका पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो इसी के साथ ही शेंजी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है, उस बेचारी के मुंह से ब्लड बह रहा होता है और उसके गिरने के बाद ड्रैगन किंग को समझ आती है कि उन्होंने यहाँ पर कोई गलती कर दी। वो कहते हैं ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर साथ ही वो भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम ठीक हो, लेकिन शेंजी जो होती है वो अपने पेट के ऊपर हाथ रखती है और अपने बेबी को बुला रही होती है और उसे कहती है बेटा क्या तुम ठीक हो, बेटा यहाँ पर अपनी मामा की बात का जवाब दो ना, तुम बोल क्यों नहीं रहे। वो वहां पर बार बार उसे वहां पर बुला रही होती है लेकिन उसका बेबी जो होता है आगे से जवाब नहीं दे रहा होता। तो यहाँ पर इसकी तो एंडिंग काफी ज्यादा सैड हुई, क्या जुंशी का बेबी यहाँ पर मर जाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ही देख पाएंगे। इसके साथ तो वाकई में काफी ज्यादा बुरा हुआ है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।